नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को जनरली 3 प्रकार से पढ़ाया जाता है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, एक प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक हाफ हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिलते हैं, जैसे पत्थर या चित्र के द्वारा उसमें डिकोड किए हुए रहते हैं और उसको इतिहासकार लोग जानते हैं और उसके द्वारा पहचान पाते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा, तो उसको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। दूसरा है हाफ हिस्टोरिकल पीरियड में आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेचर दोनों तरह के रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पत्थर पे लिखे हुए स्रोत रहते हैं उसके द्वारा इतिहासकार लोग समझते हैं, और लिटरेचर जो लिखे हुए रहते हैं जैसे वेद लिखे गए हैं, जो भी लिखे गए हैं इतिहासकार के द्वारा वो लिटरेचर कहलाएगा, और जो मूर्तिकार और पत्थर में जो लिखे गए हैं उसको आर्कियोलॉजिकल कहेंगे। हिस्टोरिक पीरियड में ये आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेचर दोनों है। आज हम लोग हाफ हिस्टोरिकल पीरियड जानेंगे, जिसको हिंदी में आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है। सभ्यता क्या होता है? सभ्यता किसी समय में कोई शहर या कस्बा किसी कारणवश डूब गया हो या समाप्त हो गया हो, उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उस शहर या कस्बा को पता चलता है, तब उसको सभ्यता कहते हैं। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में एक छुपा हुआ शहर था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जब भारत में रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी, तब उस समय चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति, जब रेलवे की पटरी के लिए खुदाई कर रहा था, तब वहाँ पे कुछ उसका स्रोत मिला जो हड़प्पा सभ्यता का स्रोत था। पाकिस्तान के साइड में, पंजाब या पाकिस्तान के साइड में मिला था। उसी समय से ये ब्रिटिश लोग समझ गए कि यहाँ पे कुछ है, पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे है जिसको खुदाई किया गया। ये 1826 में खुदाई हो रहा था रेलवे की पटरियाँ के। 1853 सब जानते हैं कि 1853 में भारत में रेलवे लाइन चालू हो गया था, लेकिन उसके पहले जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी, खुदाई कराई जा रही थी, तब 1826 ईस्वी में ये पहली बार चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने जाना था। अब हम लोग जानेंगे जियोग्राफिकल एरिया के बारे में। सिंधु घाटी कितने दूर में फैले हुए हैं। ये सिंधु घाटी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और ये त्रिभुजाकार है। इस मैप में आप देख रहे हैं, आपको यहाँ शॉर्ट रूप में दिख रहा है त्रिभुज जैसा, चतुर्भुज जैसा, लेकिन ये असल में त्रिभुजाकार है। यदि आपको देखेंगे बड़ा मैप में तो त्रिभुजाकार टाइप से दिखेगा। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो सबसे उत्तर में है वो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, और जो पश्चिम में है वो पाकिस्तान एंड पंजाब में है, जिसका नाम है सुटकांगेडूर, और जो दक्षिण में है वो दलाइमाबाद है, और पूर्व में है वो आलमगीर है। ये इतना दूर में फैले हुए हैं। ये लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। इसमें जो खोजा गया है वो लगभग 2800 प्लेसेस खोजा गया है, और इसका लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर लगभग है, और जो चौड़ाई है वो 1600 किलोमीटर लगभग में फैले हुए हैं। ये है जियोग्राफिकल एरिया सिंधु घाटी का। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कैसे खोजा गया था। इसके द्वारा डिगिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। जो डिगिंग प्रोजेक्ट मतलब खुदाई, जो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ, इसका लीड कर रहा था जॉन मार्शल। दो भारतीय व्यक्तियों को खोजे, एक था दयाराम साहनी, एक आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खुदाई किया, जो हड़प्पा सिटी जो है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा सिटी हड़प्पा सिटी, इसका खोज किया, जो रावी नदी के बाएं तट पर था। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी खोज किया मोहनजोदाड़ो को, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। अब जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मेजर साइट्स है, जो कितने 2800 प्लेसेस में से जो मेन साइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आए हैं, उसका इतिहास में किसी व्यापार करने के लिए या तो फिर रहने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आए हैं, वो उन साइट्स के बारे में जानते हैं। जैसे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसमें 6 अनानागार मिले हैं, जो बहुत बड़ा भंडार था, भंडार कह सकते हैं, अनाज का बहुत बड़ा गोदाम था। यहाँ पे गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिले हैं। ये यहाँ पे एक मूर्ति मिली है जो उर्वरता की देवी है। उर्वरता की देवी की मतलब एक किसी महिला के गर्भ से उगती हुई पेड़ है,
उस टाइप का एक मूर्ति मिला है जो उर्वरता की देवी कहा गया है। ये हड़प्पा में इतने सारे मिले हैं। एक मोहनजोदाड़ो है जिसमें नास्तु ही बालिका का मूर्ति मिला है जो कांसे का है। मतलब कि यहाँ से यह समझा जा सकता है कि कांस्य से यहाँ के धातु से परिचित थे लोग, धातु के बारे में अच्छा ज्ञान था। फिर मातृ देवी का एक मूर्ति मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ा अनानागार है, मतलब कि यहाँ पे बाथरूम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा था, जो वहाँ पे सामाजिक बाथरूम था, हर कोई वहाँ पे आकर के नहा धो सकता था। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग भी विकसित थे। उसके बाद है एक लोथल जो गुजरात में है, ये भागवा नदी के किनारे में है। ये कितने बार एग्जाम में पूछ देते हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बंदरगाह भी है जो सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा व्यापार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। फिर है कालीबंगा है जो राजस्थान में है, घाघरा नदी के किनारे में है। इसमें काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा मिलती थी। इसका अर्थ ही होता है, कालीबंगा के अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा भी एक गुजरात में है, ये गुजरात में है, जहाँ पे खुदाई करने के बाद एक स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान मिला है। इससे मतलब यह पता चलता है कि उस समय के लोग भी खेलने कूदने में भी अच्छे थे। अब हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग जो था, जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए कि वहाँ के लोग जो शहरीकरण था वो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि वो बेहतरीन ढंग से कैसे बना था उसके बारे में। यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग था उसमें जो मेन रोड जितने भी होते थे वो सभी के सभी 90 डिग्री पर हुआ करते थे, और मेन रोड से छोटी छोटी गलियां निकलती थी। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में जो हम बनाए हैं, छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, और सभी गलियों में ही घर हुआ करता था। और उस घर में जो दरवाजे और खिड़की हुआ करते थे वो सभी गलियां में निकलते थे। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग साफ सुथरा में ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि मेन रोड की तरफ यदि घर रहेगा तो ट्रैफिक जाम होगा, और दरवाजे रहेंगे तो उसके द्वारा जो भी धूल कण है सब घर में घुस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए उन लोग सारे की सारी घरें गलियां में बनाया करती थी ताकि ट्रैफिक जाम ना हो मेन रोड पर। और सभी घरों के अंदर एक कुआं हुआ करता था, एक आंगन हुआ करता था, एक बाथरूम हुआ करता था जिसको स्नानागार बोलते हैं, और एक आंगन बेहतरीन ढंग से घर बना हुआ रहता था। अधिकतर घरों में कुआं देखा गया है, और ये सारे के सारे 90 डिग्री पे हुआ करते थे। और जो मेन रोड जो था वो सभी के सभी पक्की ईंटों से बना हुआ था। मेन रोड सभी के सभी पक्की ईंटों से बना हुआ था। वो पक्की ईंटों जो बना हुआ था वो 4:2:1 के रेशियो में बना हुआ था। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग मैथ से भी परिचित थे। और मेन रोड जो है कुछ कुछ जगहों पर, जैसे एक्सेप्चुअल में कालीबंगा और रंगपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कच्ची ईंटों से बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कच्ची ईंटों से मेन रोड बना हुआ है। तो कालीबंगा और रंगपुर ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे कच्ची ईंटों से मेन रोड बना हुआ है, लेकिन सभी की सभी पक्की ईंटों से बने हुए हैं मेन रोड। लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम बताएं गुजरात में है। गुजरात में यहाँ के जितने भी घर हैं सभी के दरवाजे मेन रोड की तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के कि घर के दरवाजे सभी मेन खुले हुए हैं। तो लोथल है जो गुजरात में है। अब सिंधु घाटी में जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो चित्रात्मक लिपि है, सभी चित्र के द्वारा बताया गया है। चित्र के द्वारा पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे। अब इस बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में, सामाजिक जीवन क्या है इनका। तो ये मातृत्वात्मक समाज है, मतलब कि ये पिता से ज़्यादा माँ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ के जो कपड़ा पहनते हैं लोग वो कपास तथा ऊन के बना हुआ है। इससे यह पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले जो कपास की खोज किया था वो सिंधु घाटी के लोग किए थे सबसे पहले, क्योंकि 2500 साल पहले का सभ्यता है, तो उस समय कहीं पे भी इसका प्रचलित नहीं था। तो इसलिए जो कपास की खेती होता था सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। यहाँ के लोग मैथ और मेटल के बारे में जानकारी रखते थे। मैथ को पता चलता है ईंटों से कि वो 4:2:1 के रूप में हर ईंटा बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि मैथ के बारे में जानकारी उनका था। मेटल जो धातु है, धातु के बारे में इनका पता था। जो मूर्ति मिला है कांसे का वो बनता है कॉपर तथा टीन से मिल करके, तो इनको धातु की मिलावटी के बारे में भी जानकारी था। इनका माप तौल के प्रणाली के बारे में भी जानकारी था, क्योंकि जो जितने भी इन लोग व्यापार करते थे वो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था कि मेरे पास गेहूं है, तेरे पास चावल है, तो गेहूं ले लो और चावल दे दो, इस टाइप से
होता था, तो इनको माप तौल के प्रणाली के बारे में भी पता था। ये ज़्यादातर शांति प्रिय रहना चाहते थे, यहाँ युद्ध कम करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे कोई औजार मिला हो, तलवार भाला कुछ भी नहीं मिला है। इससे यह पता चलता है कि ये शांति प्रिय रहना चाहते थे। अब सिंधु घाटी के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका इकोनॉमिक लाइफ जो वहाँ का अर्थशास्त्रिक जीवन था वो कैसे चलता था, वहाँ के लोग, वहाँ के पास पैसा कहाँ से आता था। तो ये व्यापार करते थे वस्तु विनिमय तरीक़ा से, जो अभी आगे हमने चर्चा किया इसके बारे में। ये व्यापार करते थे उस समय के सभ्यता, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ईरान, मिडिल एशिया इटीसी, इस तरह के जो भी सभ्यता थे उस टाइम के, उन सभी से इन लोग व्यापार करते थे। यहाँ से कपास की खेती होती थी, तो कपास के जितने भी सामान थे सब बाहर भेजा करते थे, और उधर से जो भी सामान लाना होता था, जो ज़रूरत हो, वो यहाँ लाया करते थे। इनके द्वारा जो व्यापार करने का तरीका था वो कहाँ से होता था, तो ये बंदरगाह से हुआ करता था, जलीय रास्ते के द्वारा। बंदरगाह में प्रमुख जो बंदरगाह था उस समय का सिंधु घाटी का, वो लोथल, रंगपुर, सुरकोड़ा और प्रभासपतन, ये 4 बंदरगाह ऐसे थे जिनके द्वारा व्यापार बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को होता था। अब जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर क्या क्या किया करते थे। तो एग्रीकल्चर में गेहूँ, जौ सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल था इन लोगों का, खाते भी थे तो इन्हीं लोगों का। बाकी बात जो भी होता था सब व्यापार के लिए हुआ करता था, जैसे सरसों, बाजरा, कपास, ये सारे व्यापार के लिए एग्रीकल्चर किया करते थे। धान की भूसी के साथ सिर्फ मात्र 2 जगह है, लोथल और रंगपुर, वहाँ पे सिर्फ मिला है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिला है। तो ये एक्सेप्चुअल में है कि लोथल और रंगपुर जहाँ पे धान की भूसी के साथ से मिला है। अब एनिमल्स, यहाँ के लोग क्या क्या जानवर पाला करते थे। सबसे पहले कुंवर वाला साढ़, ये सबसे ज़्यादा इसका साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया, तो कुंवर वाला साढ़ सबसे ज़्यादा पाला करते थे। उसके बाद गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर, बिल्ली सब सारे रखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कुंवर वाला साढ़ था। हाथी का साथ गुजरात में लोथल है, जो वहाँ पे सिर्फ मिला है, इसके अलावा और कहीं नहीं, ये एक्सेप्चुअल में माना जाएगा। और घोड़ा सिर्फ सुरकोड़ा में मिला है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। धार्मिक जीवन में क्या क्या चीज़ में बिलीव करते थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे। ये भगवान की पूजा 3 रूप में किया करते थे, एक ह्यूमन के रूप में, एक ट्री के रूप में, एक एनिमल्स के रूप में। मतलब कि मूर्तियाँ हुआ करती थी, कोई पेड़ का पूजा किया करते थे, कोई पशु पशु जैसे गाय सब का उसी समय से ही पूजा किया जाता था। तो ये 3 रूप में पूजा किया करते थे, ह्यूमन, ट्री और एनिमल्स। जैसे इनका सबसे प्रमुख जो देवताएँ हुआ करती थी, उनमें से मातृ देवी सबसे प्रमुख थी, मदर गॉडेस। पशुपति शिव, उनका पूजा उसी समय हुआ करता था। लिंगा योनि, ये विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। ये भूत, काला जादू, ये सब में विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ से साक्ष्य जो मिला है वो बहुत सारे जड़ी बूटी ये सब सारे मिले हैं। उस टाइप का पहनावा मिला है जिससे पता चलता है कि ये भूत, काला जादू, पुनर्जन्म ये सब में विश्वास किया करते थे। इनका खत होने का खास रीज़न क्या है, इसका बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इनमें से कुछ ये है कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा, ये लोग शांति प्रिय रहते थे, कोई बाहर से आया होगा और इनको ऊपर युद्ध करके और जीत गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। या तो फिर जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में थे और बगल में नदी था, तो कुछ भी आ सकता है, बाढ़ उड़ आया तो सभी दब गए होंगे। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है, या तो आंतरिक मतभेद हुआ होगा, लोग आपस में झगड़ गए होंगे जिसके कारण आपसे लस्ट हुआ होगा। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा मेन टॉपिक। इनमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा